नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, समृद्धि लॉ एसोसिएट्स की तरफ से आज आपके सम्मुख दूसरा वीडियो पेश किया जाता है दोस्तों। और आज के जो हमारे वीडियो का जो विषय है वो ये है कि यदि आपके ऊपर या किसी और के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए किसी भी जुर्म में, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, यदि एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप गिरफ्तारी से बचने के लिए कौन से स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे ले सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल को लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि किसी इंसान के ऊपर यदि एफआईआर दर्ज हो जाए और उसको ये आभास हो जाए कि एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर हो जाने के बाद अब मेरी गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। यानी कि उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी की आशंका हो तो दोस्तों उसके लिए उसे कौन से स्टेप लेने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले, यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है कि उसको किसी जुर्म में एफआईआर दर्ज करके जेल में बंद कर दिया जाएगा और यदि वो अपने आप को बेकसूर पाता है तो दोस्तों सबसे पहले उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ेगा। अब दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है और ये बेल कैसे अप्लाई होती है। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल का सबसे पहला चरण ये होता है कि एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाती है। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल धारा 482 बीएनएसएस के तहत लगाई जाती है। दोस्तों याद रहे, धारा 482 पहले जुलाई 2023 में, इससे पहले सीआरपीसी की धारा 438 गिनी जाती है। दोस्तों धारा 438 में यह है कि गिरफ्तारी से बचने की आशंका के लिए जमानत। तो दोस्तों अब सेक्शन बदल गए हैं लेकिन प्रोविजंस वही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन देना होगा दोस्तों। और उस जमानत में आपके एडवोकेट के द्वारा जो आपकी जमानत की पिटीशन तैयार की जाएगी उसमें आपको ग्राउंड्स बताने होंगे कि भाई फलाने फलाने सेक्शंस के अंदर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जानी चाहिए, आपको गिरफ्तार करना इस एफआईआर में क्यों गलत है। दोस्तों यदि आपके एडवोकेट चाहें तो एफआईआर पूरा स्टडी कर सकते हैं और एफआईआर को स्टडी करने के बाद और जो भी फैक्ट्स आपके साथ घटे हैं, आपके अपने फैक्ट्स हैं, आप अपने वकील साहब को बता सकते हैं। तो वो सारे फैक्ट्स को कंपाइल करके एक प्रॉपर पिटीशन तैयार करेंगे जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उस पिटीशन में एक तो पूरी पिटीशन रेडी होगी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रार्थना पत्र। पिटीशन के साथ आपका एफिडेविट भी लगेगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे जैसे एफआईआर की कॉपी, आपका आधार कार्ड और भी कुछ ऐसे सबूत जो आपको लगता है कि आपके फेवर में जा सकते हैं, आप उस प्रार्थना पत्र के साथ लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रार्थना पत्र लगाने के बाद कई बार कोर्ट आपकी गिरफ्तारी पर पहली ही सुनवाई में स्टे लगा देता है। दोस्तों पिटीशन के साथ इंटरिम स्टे की एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं। इंटरिम का मतलब यह है कि अंतरिम राहत, यानी कि जब तक एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पुलिस को यह निर्देश दे दिया जाता है कि बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दोस्तों कोर्ट यदि चाहे तो ऐसा आदेश पारित कर सकती है दोस्तों। और दोस्तों बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते वक्त माननीय कोर्ट्स जिस पुलिस स्टेशन के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उस पुलिस स्टेशन को नोटिस इशू करती हैं ताकि वो पुलिस स्टेशन का कोई भी पदाधिकारी माननीय कोर्ट में आकर पूरा का पूरा रिकॉर्ड पेश करे और फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा बेल में आर्गुमेंट किया जाता है दोस्तों। जो डिफेंस में होते हैं आपके वकील साहब, वो भी बहस करते हैं दोस्तों। मेन काम तो उन्हीं का ही होता है दोस्तों। और दोस्तों दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद
यदि कोर्ट ये पाती है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल देना जायज है या आपको एंटीसिपेटरी बेल देने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो माननीय जिला अदालत दे देती है दोस्तों। और दोस्तों कई बार कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे गैंग रेप के मामले, एनडीपीएस के मामले, जैसे कि बहुत जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी का मामला हो, या दोस्तों पॉक्सो एक्ट के मामले, या मर्डर केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस, इस तरीके के जो कोई बार जो संगीन मामले होते हैं, माननीय जिला न्यायालय इनमें बेल देने के बारे में सोचते हैं दोस्तों, और ज्यादातर मामलों में तो बेल देते ही नहीं दोस्तों। यदि बेल जिला न्यायालय से निरस्त हो गई है तो जिला न्यायालय से निरस्त हो जाने के बाद आप बेल माननीय हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं दोस्तों। माननीय हाई कोर्ट में भी प्रोसेस वही है, निचली कोर्ट का ऑर्डर कि निचली कोर्ट ने आपकी जमानत की अर्जी को क्यों खारिज किया, वो ऑर्डर लगाना जरूरी होता है। और अपने फैक्ट्स और प्रॉपर पिटीशन दोस्तों, इसमें भी धारा 482 बीएनएसएस का ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब दोस्तों फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके वकील साहब ने कोर्ट में पिटीशन किस तरीके से पेश की, किस तरीके से आपके वकील साहब ने कोर्ट में आर्गुमेंट किया, आपके पिटीशन में जो फैक्ट्स मेंशन थे वो आपके एप्लीकेशन से कितना मेल खाते हैं दोस्तों, क्या आपकी कथनों में सच्चाई है या नहीं है। दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि यदि माननीय हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आपको एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए, तो माननीय हाई कोर्ट दे भी देती है दोस्तों। कई बार ऐसा भी करती है कि माननीय हाई कोर्ट अंतरिम राहत दे देती है, यानी कि इंटरिम स्टे दे देती है कि जब तक बेल एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसका निपटारा ना हो जाए तब तक आपकी अरेस्ट स्टे भी की जा सकती है। और फिर माननीय कोर्ट आपके ऊपर यह कंडीशन लगा सकता है कि आप उक्त पुलिस स्टेशन में जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद यदि उस पुलिस स्टेशन से जब हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट आ जाती है कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, तब यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी बेल को नियमित भी कर देता है दोस्तों। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हीनियस क्राइम, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में बेल नहीं देनी चाहिए तो दोस्तों माननीय हाई कोर्ट बेल देता भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ आपके वकील साहब के आर्गुमेंट्स, आपकी पिटीशन और आपके द्वारा दिए गए सबूतों के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद बचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप यदि जाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी लगभग यही प्रोसीजर रहता है। और दोस्तों वहां पर भी जिस तरीके का प्रोसेस हाई कोर्ट में अडॉप्ट किया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार का प्रोसीजर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अडॉप्ट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि संतुष्ट इस बात से हो जाता है कि भाई आपको इसमें बेल देनी चाहिए, तो बेल दे भी देते हैं। नहीं तो दोस्तों कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी बेल एप्लीकेशन रद्द हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप बेल एप्लीकेशन अपनी प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं, आपके वकील साहब प्रॉपर आर्गुमेंट करते हैं, प्रॉपर पिटीशन को फाइल करते हैं, सारा एफआईआर के सभी कंटेंट्स को रीड करके प्रॉपर फैक्ट्स मेंशन करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि भाई आपकी बेल एप्लीकेशन आपके हक में जा सकती है दोस्तों। यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल से जुड़े किसी भी सवाल से यदि आपको हमसे कोई प्रश्न करना है दोस्तों, या हमसे कोई क्वेरी करनी है, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो हमारी टीम के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी दोस्तों, और एक वक्त दे दिया जाएगा, फिर हम आपकी बात सुन सकते हैं और आपको सोल्यूशन दे सकते हैं दोस्तों। बहरहाल आज का ये वीडियो एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर था। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, रेगुलर बेल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।